नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल मेगा स्टार क्लासेज में। आज हम लोग कक्षा 10वीं की गणित जिसमें हम लोग पहला अध्याय पढ़ रहे हैं वास्तविक संख्याएं, जिसमें हम लोग बहुकल्पीय प्रश्नावली 1 के प्रश्नों को हल करेंगे। इसमें सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं, तो हम पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न दिया है धन पूर्णांक 6a + 5 से ठीक पहले आने वाला धन पूर्णांक होगा। तो ऑप्शन में दिया है 5a + 4, दूसरा ऑप्शन दिया है 6a + 4, तीसरा दिया 15a + 5 और चौथा दिया है 5a + 6। तो इसमें 6a + 5 से ठीक पहले आना, तो इसको हम लोग देखेंगे। पहला प्रश्न, तो 6a + 5 के ठीक पहले आने वाला धन पूर्णांक, तो इसको हमें ज्ञात करना है। इसके ठीक पहले धन पूर्णांक ज्ञात करना है, तो हम एक घटा देंगे, मतलब 6a + 5 - 1 एक घटाएंगे, 5 में से एक घट जाएगा, 4 बचेगा, 6a + 4। तो इसमें हम ऑप्शन में देखेंगे तो हमारा दूसरा ऑप्शन है 6a + 4। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा 6a + 4 ये हमारा राइट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 को हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है अपरिमेय संख्या है, तो इसमें ऑप्शन में दिया है पहला 22/7, दूसरा दिया है पाई, तीसरा 0.69 और चौथा दिया है 5/16। तो अपरिमेय संख्या हमें जांच करना है, देखना है इसमें। तो अपरिमेय संख्या हम जानते हैं, यदि पाई आ जाए तो वह अपरिमेय संख्या है। तो इसमें देखते हैं दूसरा ऑप्शन जो दिया है पाई दिया है इसमें, तो दूसरा ऑप्शन हमारा पाई हो जाएगा और परिमेय हो जाएगा। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन दिया संख्या 4 कड़ी में 3 है, तो ये इसमें पहला ऑप्शन दिया है पूर्णांक है, दूसरा ऑप्शन दिया है परिमेय है, तीसरा ऑप्शन दिया है अपरिमेय है और चौथा दिया है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए, यहाँ पर दिया है 4 कड़ी में 3, तो 4 कड़ी में 3, ये 4 कड़ी से बाहर है लेकिन 3 कड़ी में है और इसका वर्गमूल नहीं निकल रहा है। तो कड़ी वाला जो प्रश्न दिया रहता है, ये कड़ी में जो रहता है उसे हम अपरिमेय कहते हैं। ये अपरिमेय, तो देखेंगे ऑप्शन कौन सा अपरिमेय है। तो इसमें देख रहे हैं तीसरा ऑप्शन अपरिमेय दिया है, तो हमारा तीसरा ऑप्शन हो जाएगा अपरिमेय, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है निम्नलिखित संख्याओं में से परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगी। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया है कड़ी में 5, दूसरा कड़ी में 1, तीसरा कड़ी में 1 + 4/9 दिया है और चौथा दिया है कड़ी में 2.5। तो इसमें परिमेय संख्या हमें देखना है, तो पहला दिया है कड़ी में 5, ये तो होगा नहीं, और दूसरा दिया है कड़ी में 1, तो कड़ी में 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा, तो इस निकल जाएगा, तो ये हमारा परिमेय हो जाएगा। तो चौथा का राइट आंसर दूसरा हो जाएगा कड़ी में 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 दिया है निम्नलिखित में परिमेय संख्या है। पहला ऑप्शन दिया है 2.732416 ... दूसरा ऑप्शन दिया है कड़ी में 7, तीसरा ऑप्शन दिया है 2.737373 और चौथा ऑप्शन दिया है कड़ी में 0.9। तो यहाँ पर हम देखेंगे पहला ऑप्शन तो होगा नहीं, दूसरा भी ऑप्शन नहीं होगा, पांचवा का पहला ऑप्शन नहीं होगा, दूसरा भी कड़ी में 7 दिया ये भी नहीं होगा, और तीसरा ऑप्शन हमारा 2.737373 बार बार रिपीट हो रहा है। अशांत आवर्ती दशमलव संख्या है, अशांत आवर्ती परिमेय में आता है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और चौथा हमारा नहीं होगा क्योंकि 0.9 दिया है, अब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो निकलेगा नहीं। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर तीसरा हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है किसी पूर्णांक यम के लिए प्रत्येक समपूर्णांक निम्नलिखित रूप का होता है। तो किसी पूर्णांक यम के लिए समपूर्णांक 2m होगा, और विषम में यदि कहता है तो 2m + 1 हो जाता है। सम के लिए 2m होता है, विषम के लिए 2m + 1 होता है। तो हमें सम देखना है, तो ऑप्शन में हम देखेंगे
तो पहला ऑप्शन दिया m, दूसरा m+1, तीसरा 2m और चौथा 2m+1। तो सम के लिए 2m होता है। तो इसमें देखेंगे तीसरा ऑप्शन दिया है 2m, तो हमारा छठवां के लिए तीसरा ऑप्शन 2m राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया, संख्या किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक निम्नलिखित रूप का होता है। तो किसी पूर्णांक q के लिए विषम पूर्णांक, तो अभी हम देखे हैं सम के लिए 2m होता है, m पूर्णांक के लिए 2m और सम के लिए हो गया, और विषम के लिए 2m+1। उसी तरह से q दिया है तो विषम के लिए हो जाएगा 2q+1। तो 2q+1 हम ऑप्शन में देखेंगे, पहला ऑप्शन दिया q, दूसरा q+1, तीसरा दिया है 2q और चौथा दिया 2q+1। तो हमारा राइट आंसर चौथा हो जाएगा 2q+1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया, संख्या n² - 1 8 से विभाज्य होती है यदि n है एक, क्या है, पहला पूर्णांक, दूसरा प्राकृतिक संख्या, तीसरा विषम संख्या और चौथा आपका सम संख्या होगा। तो इसमें हम देखेंगे n² - 1 दिया है 8 से विभाज्य है। तो यदि हम पूर्णांक रखेंगे, जैसे मान लीजिए पूर्णांक में धनात्मक ऋणात्मक सभी संख्याएं आती हैं, तो ये शून्य भी पूर्णांक है, तो शून्य रख करके भी चेक कर लेना है। तो शून्य का वर्ग -1, शून्य का वर्ग शून्य -1। अब -1 जो है वह 8 से विभाजित नहीं होगा, ये 8 से विभाजित नहीं होगा, -1 प्राप्त हो रहा है, -1 8 से विभाजित नहीं होगा, इसका मतलब ये पूर्णांक के लिए नहीं होगा। फिर से चेक करेंगे हम प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या ये 1 से शुरू होता है, तो 1 के लिए चेक करेंगे, 1 का वर्ग हो जाएगा -1, 1 का वर्ग 1 में से घटाएंगे 0, 0 8 से विभाज्य हो जाएगा। लेकिन यदि हम 2 के लिए चेक करें तो 2 का वर्ग माइनस, यहाँ पर m के स्थान पर 2 का वर्ग हो जाएगा -1, 2 का वर्ग 4, -1, 4 में से 1 घटाएंगे 3, और 3 8 से विभाज्य नहीं है। तो 8 से विभाज्य नहीं है, इसका मतलब 1 यदि रखेंगे मतलब विषम है ये, तो लेकिन 2 के लिए नहीं है, तो प्राकृतिक संख्या में 2 भी आता है, तो प्राकृतिक संख्या के लिए भी नहीं होगा। तीसरा दिया विषम संख्या, तो ये विषम संख्या के लिए संतुष्ट कर रहा है। यदि एक और चेक कर लेंगे विषम संख्या, 1 के बाद 3 आता है, तो 3 के लिए भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर 3 रखेंगे, यदि हम 3 का वर्ग, तो 3 का वर्ग -1, 3 का वर्ग 9 -1 बराबर 8 प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर 8 से विभाज्य होगा। ठीक है, और विषम संख्या के लिए चेक कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर हम देख रहे हैं विषम संख्या के लिए संतुष्ट कर रहा है, तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारा सही होगा, विषम संख्या। और चौथा ऑप्शन दिया सम, तो सम के लिए संतुष्ट नहीं कर रहा है, तो 8वां का राइट आंसर हमारा तीसरा हो जाएगा, विषम संख्या। ये जो यम दिया है ये विषम संख्या होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इसको इरेज कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 दिया, यदि 65 और 117 के एचसीएफ को 65 - 117 के रूप में व्यक्त किया जा सके तो यम का मान ज्ञात कीजिए। मतलब ये प्रश्न पीछे भी हम लोग लगा चुके हैं, चलिए इसको भी देख लेते हैं फिर से। क्वेश्चन नंबर 9, 65 और 117 दिया, इसका एचसीएफ 65 - 117 के रूप में व्यक्त किया गया। पहले हम इसका एचसीएफ निकालेंगे, तो 65 का हम गुणनखंड कर लेंगे, 65 का गुणनखंड करेंगे तो 13 25 65 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, या 5 से पहले काट सकते हैं, 5 1 9 5, 5 के 1 15, 13 से 117 का हम देख लेंगे, तो 2 3 से काटेंगे, 2 से करेंगे नहीं, 3 3 का 9, 2 बचेगा, 3 2 27, फिर 3 से 3 1 9 3, 3 3 का 9 और फिर 13 से, तो देख रहे हैं 65 बराबर हो गया हमारा 5 × 13 और 117 बराबर हो जाएगा 3 × 3 × 13। एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ हमारा जो मिलता है वो एचसीएफ होता है, तो 5 इसमें है नहीं, 13 इसमें है, ये मिल रहा है, तो हमारा एचसीएफ 13 हो जाएगा।
अब ये इसमें दिया है कि इसके एचसीएफ को 65m माइनस 170 रूप में व्यक्त किया जा सके, तो हम लिख देंगे 65, इसलिए 65m माइनस 117 बराबर 13 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि एचसीएफ इस रूप में लिखा गया तो एचसीएफ हमारा 13 है, तो इसके बराबर लिखा देंगे। अब इसको सरल करेंगे, 65 माइनस दिया है तो उसको दूसरे पक्ष में ले जाएंगे, प्लस हो जाएगा 13 प्लस 117, 65 बराबर 13 117 जोड़ लेंगे 20 130 हो जाएगा, m बराबर 130 और ये 65 यहाँ पर गुणा है तो इधर भाग हो जाएगा दूसरे पक्ष में, 65 गुना 37 m बराबर 2 हमारा प्राप्त हो गया। तो हम देखेंगे m का मान कौन सा ऑप्शन सही है। पहला में 4 दिया, दूसरा में 2, तीसरा में 1, चौथा में 3, तो 2 हमारा दूसरा ऑप्शन में दिया गया है, तो 9वां का हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, वह सबसे बड़ी संख्या जिसे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त हो है। तो इसमें करा वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर, मतलब 70 को और 125 को विभाजित करने पर 5 और 8 शेषफल बच रहा है, तो बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है तो शेषफल भी बच रहा है, तो हम क्या करेंगे, इन अंकों से जो शेषफल बच रहा है उसको घटा लेंगे क्रमशः। चलिए इसको पहले हम लोग इरेज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में जो दिया गया है, तो इसमें सबसे पहले हम 70 में भाग दिया जा रहा तो 5 शेष बच रहा है, तो 5 घटा लेंगे तो 65 हो जाएगा, और फिर 125 में 7 बच रहा है शेषफल, सॉरी 8 बच रहा है, 8 घटा लेंगे हम लोग तो हमारा बच जाएगा 117 बच जाएगा। ठीक है, अभी पिछला क्वेश्चन हम लोग जो लगाए हैं 9वां क्वेश्चन उसी टाइप का है ये, तो वह बड़ी संख्या पूछ रहा है, मतलब बड़ी से बड़ी संख्या, मतलब इसका एचसीएफ निकालेंगे हम, तो 65 का अभी हम लोग गुणनखंड किए हैं तो 5 गुणे 13 और 117 का अभी गुणनखंड किया हम लोग 3 गुणे 3 गुणे 13 है, तो इसका एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ हमारा 13 मिल रहा है, केवल 5 तो मिल नहीं रहा, 3 तो मिल नहीं रहा, 13 क्यों मिल रहा है, 13 हमारा एचसीएफ हो जाएगा, और ये भी बड़ी से बड़ी संख्या, अतः वह बड़ी से बड़ी संख्या 13। तो 13 ऑप्शन में हम देखेंगे, तो इसमें देख रहे हैं पहला ऑप्शन दिया गया है, तो 10वां का हमारा पहला ऑप्शन 13 सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 इसको इरेज कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 जो दिया गया है, यदि 2 धनात्मक पूर्णांकों a और b को a बराबर जो दिया गया एक्स क्यू वाई स्क्वायर और b बराबर एक्स वाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जाए, जहाँ x और y अभाज्य संख्याएं हैं, तो एचसीएफ a b है। पहले इसको हम लोग लिख लेंगे, a बराबर जो दिया गया है एक्स क्यू वाई स्क्वायर और b बराबर जो दिया गया है एक्स वाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जाए, जहाँ एक्स और वाई अभाज्य संख्याएं हैं, तो एचसीएफ ए बी, मतलब ए बी का एचसीएफ हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो ऑप्शन में दिया पहला एक्स वाई, दूसरा ऑप्शन दिया एक्स वाई स्क्वायर, तीसरा एक्स क्यू वाई क्यू और चौथा दिया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। पहले इसको हम सरल कर लेंगे, देखेंगे कौन सा आ रहा है। ए बी एचसीएफ ए बी, एचसीएफ ज्ञात करने के लिए जो मिलता है वही लिखते हैं, वही एचसीएफ होता है। तो यहाँ एक्स दिया है, एक्स पर 3 घात है और एक्स पर 1 घात है, तो एक ही एक्स मिल रहा है तो एक एक्स लिख देंगे। वाई पर यहाँ पर 2 घात है, वाई पर 3 घात है, 2 घात वाई पर 2 घात, यहाँ पर 3 घात, 2 घात मिलेगा, मतलब वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारा एचसीएफ एक्स वाई स्क्वायर। अब ऑप्शन में देखेंगे तो दूसरा ऑप्शन दिया है एक्स वाई स्क्वायर, तो 11वां का हमारा दूसरा ऑप्शन हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर, यही मेरा राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, यदि दो धनात्मक पूर्णांकों p और q को p बराबर ए बी स्क्वायर और q बराबर ए क्यू बी के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां a और b अभाज्य संख्याएं हैं, तो एलसीएम पी क्यू ज्ञात कीजिए। मतलब एलसीएम हमें ज्ञात करना। पिछले क्वेश्चन में 11वें क्वेश्चन में हमने एलसीएम ज्ञात की है, सेम इसी तरह से है, इसमें हमें एलसीएम ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर p बराबर दिया है ए बी स्क्वायर और q बराबर दिया है ए क्यू बी। ठीक है, तो एलसीएम में हम क्या करते हैं, जो मिलता है उसको भी लिखते हैं, जो नहीं मिलता उसको भी लिखते हैं। तो देखेंगे एलसीएम पी क्यू, तो यहाँ पर देखेंगे ए यहाँ पर एक बार लिखा हुआ है, ए पर कोई घात नहीं है तो यहाँ एक घात है, मतलब ए एक बार है और यहाँ पर ए 3 बार है। तो जो अधिक बार आता है उसी को लिखते हैं। तो इसमें मैक्सिमम 3 बार दिया गया है, तो इसी को हम लिखेंगे ए क्यू। ठीक है, उसके बाद बी को देखेंगे, बी यहाँ पर 2 बार है, बी यहाँ पर 1 बार है। तो जो एक बी तो मिल रहा है लेकिन एक नहीं मिल रहा है, तो उसको भी लिखते हैं। मतलब बी मैक्सिमम बार है, 2 बार है यहाँ पर, और यहाँ पर एक ही बार है, तो जो अधिक बार आता है उसी को लिखेंगे, तो बी स्क्वायर हो जाएगा। अब ये देखेंगे ऑप्शन में कहाँ पर है, ये हमारा एलसीएम है। तो ऑप्शन में हम देखेंगे, पहला दिया है ए बी, दूसरा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और तीसरा दिया ए क्यू बी स्क्वायर, और चौथा दिया ए क्यू बी क्यू। तो इसमें हम देखेंगे ए क्यू और बी स्क्वायर, ये हमें देखना है। तो तीसरा ऑप्शन दिया है 12वां का तीसरा ऑप्शन में दिया है ए क्यू बी स्क्वायर, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। मतलब शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है। तो ऑप्शन में दिया है, पहला सदैव अपरिमेय संख्या, दूसरा सदैव परिमेय संख्या, तीसरा परिमेय या अपरिमेय संख्या, और चौथा दिया है ए। तो हम चलिए इसको एग्जाम्पल की तरह समझेंगे 13वां का। तो शून्येतर परिमेय संख्या, शून्येतर का मतलब होता है जो शून्य न हो। जैसे मान लीजिए आप 1 2 3 4 5 6 इस तरह का संख्या ले सकते हैं। तो मान लीजिए हम 5 ले रहे हैं, 5 ले रहे हैं, और इसमें हम अपरिमेय संख्या लेंगे। अपरिमेय संख्या जैसे कौड़ी वाला जो संख्या होता है, कौड़ी में p प्रकार का जो रहता है, इस तरह की संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती है। तो कौड़ी वाला कोई संख्या ले लेंगे, कौड़ी में 3 ले लीजिए मान लीजिए। अब दोनों का गुणनफल हम देखेंगे, तो 5 का कौड़ी में 3 में गुणा करेंगे तो 5 कौड़ी में 3। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 5 कौड़ी में 3 भी अपरिमेय संख्या होता है। तो अपरिमेय संख्या प्राप्त हो रहा है, तो हमारा ऑप्शन जो होगा, पहला ऑप्शन सही होगा, सदैव अपरिमेय संख्या। ठीक है, यदि आप एक और एग्जांपल लेकर देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप 5/4 ले लीजिए या 3/4 ले लीजिए, और ले लीजिए आप कोई कौड़ी वाला संख्या, आप 4 कौड़ी में 7 ले लीजिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं, या 6 कौड़ी में 7 ले लीजिए। तो यहाँ पर देखिए 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। यहाँ पर 3 3 9 कौड़ी में 7 और बटे 2। तो ये भी हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसका मतलब यदि हम शून्येतर परिमेय संख्या से गुणा करें, शून्येतर परिमेय संख्या से और अपरिमेय संख्या से गुणा करें, तो गुणनफल सदैव अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। तो 13 का हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा, सदैव अपरिमेय संख्या। पहला ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 जो दिया गया है, पहले इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दिया, 1 से 10 तक की संख्याओं दोनों सम्मिलित है, मतलब 1 भी सम्मिलित है और 10 भी सम्मिलित है, में से सभी संख्याओं से विभाज्य न्यूनतम संख्या है। 1 से 10 तक की सभी संख्याओं में से सभी
संख्याओं से विभाज्य न्यूनतम संख्या है। तो इसमें न्यूनतम संख्या हम देखेंगे तो 14 में हम देखेंगे न्यूनतम संख्या जब पूछता है तो समझ लीजिए एलसीएम हमें ज्ञात करना है। तो 1 से 10 तक सभी संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे और जो आएगा एलसीएम वही हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन में देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन दिया है पहला 10, दूसरा 100, तीसरा 504 और चौथा दिया है 2520। तो चलिए हम लोग पहले एलसीएम निकालेंगे 1 से 10 तक की संख्याओं का। तो 1 हो गया हमारा, उसके बाद 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया। अब सबका एलसीएम हम निकाल लेंगे। एक से ही कटेगा तो 1 से विभाजित करते रहिए, सभी संख्याएं 1 से विभाजित हो जाती है। 2 से देखेंगे, 2 से कट जाएगा, ये तो कटा हुआ है ऑलरेडी। 2 से 2 का नाम 2, ये नहीं कटेगा लिख देंगे। ये कटेगा 2 दूनी 4, ये नहीं कटेगा लिख देंगे। ये 2 तिहाई 6, ये नहीं कटेगा लिख देंगे। 2 चौका 8 और ये नहीं कटेगा लिख देंगे। 2 पचे 10। फिर हम देखेंगे 2 से अभी कटेगा ये, तो 2 से काटेंगे, ये तो कटा हुआ है। 3 से ये नहीं कटेगा, फिर 2 से 2 का नाम 2, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा। 7 नहीं कटेगा लिख देंगे और ये 2 दूना 4, फिर 9 जो दिया गया है ये भी नहीं कटेगा लिख देंगे। 5 कटेगा नहीं लिख देंगे। अब हम देखेंगे पुनः अभी 2 से संख्या कटेगा, इसको लिख देंगे, इसको भी यहां तक लिख देंगे और 2 एक बार में कट जाएगा, 9 लिख देंगे। 5 अब 3 से काटेंगे, 2 से कटने वाला कोई संख्या नहीं है। अभी 3 से कट जाएगा एक बार में। 5 नहीं कटेगा लिख देंगे। 3 एक बार में कट जाएगा। 7 नहीं कटेगा लिख देंगे। 1 और 9, 3 3 9, 5 नहीं कटेगा लिख देंगे। फिर से हम क्या करेंगे, अब पुनः 30 से काटेंगे क्योंकि ये 30 कटेगा। इसको लिख देंगे, इसको लिख देंगे, इसको लिख देंगे, इसको लिख देंगे। ये नहीं कटेगा लिख देंगे, नहीं कटेगा लिख देंगे, इसको लिख देंगे और ये एक बार में कट जाएगा। ये नहीं कटेगा तो लिख देंगे, ठीक है। और अब उसके बाद 30 से कटने वाला नहीं है। 5 से काटेंगे, 1 और एक बार में कट जाएगा 5। फिर ये कटा हुआ है और ये नहीं कटेगा लिख देंगे, नहीं कटेगा, ये एक बार में कट जाएगा लिख देंगे। अब देखेंगे 7 से, तो ये सभी संख्या है एक बार में कट जाएगा, ये कटा हुआ है लिख देंगे, ठीक है। तो ये सभी एक एक आ गया, ठीक है, विभाजित हो गया। अभी ये एलसीएम हमारा हो जाएगा, इसे अगला कर लेंगे। एलसीएम लसा हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। अभी पूरा टोटल गुणा करेंगे तो हमारा 2520 आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन में हम देखेंगे तो 14वां के ऑप्शन में जो दिया गया चौथा ऑप्शन है 2520। तो 14 का हमारा चौथा ऑप्शन हो जाएगा 2520। ये हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। अब हम लोग इस बहुपद प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न पढ़ेंगे और इसके बाद ये अध्याय 1 वास्तविक संख्या समाप्त हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये अध्याय 2 के प्रश्नों को, उसके प्रोसेस को समझेंगे। चलिए लास्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 15वां प्रश्न जो दिया गया, परिमेय संख्या 14,587 बटा 1,250 का 10वां प्रसार निम्नलिखित किन दशमलव स्थानों के बाद समाप्त हो जाएगा। मतलब इसका बताना है कि किन दशमलव स्थानों के बाद समाप्त हो जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग सरल करेंगे। 14,587 बटा 1250, तो हमें ज्ञात करना है। तो इसकी 2 विधियां ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। पहला दिया 1, दूसरा 2, तीसरा 3 और चौथा दिया 4। तो इसका हम पहले सरल कर लेते हैं। 14,587 जो दिया गया है और ये 1,250, तो पहले इसको हम
या तो 1250 से 14,587 भाग करें, दशमलव रूप में बदलें, तब हम देख पाएंगे। या एक और तरीका है, एक और तरीके से हम सरल कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ये कितने स्थानों के बाद ये हमारा समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। 125 दिया गया है, 0 हम छोड़ देंगे, 125 को देखेंगे। 125 का यदि गुणनखंड करें तो 5 गुणे 5 गुणे 5 है। ठीक है, तो आप देख लीजिए, इस तरह का संख्या यदि दिया है तो दशमलव रूप में बदलना बहुत आसान होता है। यदि 7 दशमलव संख्या हो तो हम क्या करेंगे, उतना ही जोड़ा का गुणा कर देंगे, 2 का सबके साथ। मतलब 3 5 है तो 3 2 का गुणा करना पड़ेगा। मतलब 2 दूना 4, 4 दूनी 8 का गुणा करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, 14,587 बटा 12,250, 8 का नीचे ऊपर हम गुणा कर देंगे। ठीक है, ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ पर 1 बचे, बाकी से 0 बचे, मतलब इसको 0 के रूप में कन्वर्ट कर रहा है। एक जैसे 10, 100, 1000, 10,000, 1,00,000 इस तरह के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग, तो आसानी से दशमलव में बदला जा सकता है। तो इसमें हमें गुणा करना पड़ेगा, तो गुणा करेंगे हम, देखेंगे 8 7 56 कुछ है, 8 9 64, 64 और 5 69 हो जाएगा, 9 और 86 हो जाएगा, 8 25 40, 40 6 46 कुछ है, और 8 चौका 32, 32 4 36, 36 कुछ है, 8 1 9 8, 8 3 11। और इसमें तो 125 बटे 1000 होता है। ठीक है, 1000 हो गया, और 1 0 बचा है तो 1 0 उतार देंगे। तो इसमें देखिए हम जितना 0 रहता है, अब देखिए ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, जैसे 10, 100, 1000, 10,000, 1,00,000 इस फॉर्म में ये कन्वर्ट हो गया। तो हम देखेंगे यहाँ पर 10,000 दिया है, इसमें 4 0 है तो 4 अंक दशमलव लग जाएगा, 1 2 3 4, मतलब यहाँ पर दशमलव लग जाएगा, 11.66996। ठीक है, 4 अंक पर दशमलव लग गया इधर से। अब देखिए यहाँ पर देख रहे हैं 4 स्थान के बाद, अब दशमलव के बाद 4 स्थान दिया गया है, 4 स्थान के बाद ये समाप्त हो जा रहा है। तो ऑप्शन में हम देखेंगे, ऑप्शन जो दिया गया है कि 1 2 3 4, तो चौथा ऑप्शन दिया है 4, तो 15वां का हमारा राइट आंसर चौथा हो जाएगा 4, क्योंकि 4 स्थान पर ये समाप्त हो रहा है। ठीक है, अब यहीं पर ये अध्याय 1 का बहुपदी प्रश्नावली 1F समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दूसरे चैप्टर को पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।